गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इस गांव में रहता था हरिया, एक साधारण किसान जिसके पास न तो बहुत धन था और न ही कोई बड़ा रुतबा। लेकिन उसका एकमात्र बेटा गोपाल उसकी आंखों का तारा था। गोपाल बचपन से ही तेज तर्रार था। किताबों में उसकी रुचि देखकर हरिया का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह अक्सर सोचता, मेरा गोपाल एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन रामपुर जैसे छोटे गांव में अच्छी पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं था। स्कूल था, पर वहां की पढ़ाई गोपाल के सपनों को पंख देने के लिए काफी नहीं थी। हरिया ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाएगा। उसने अपने खेत, जो उसकी कई पीढ़ियों की निशानी थे, बेच दिए। गंगा किनारे बसे उस खेत में हरिया की जवानी की मेहनत और उसके बाप दादों की यादें थीं। फिर भी उसने बिना किसी हिचक के खेत बेचकर पैसे जुटाए और गोपाल को दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। गोपाल मेहनती था। उसने दिन रात पढ़ाई की। स्कूल में अव्वल आया, फिर कॉलेज में भी उसने नाम कमाया। हरिया अपने बेटे की हर छोटी बड़ी कामयाबी पर खुश होता। वह गांव में सबको बताता, मेरा गोपाल एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। गोपाल जब भी गांव आता, हरिया उसे गले लगाता और कहता, बेटा तुम पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करना। गोपाल मुस्कुराता और कहता, हाँ बाबूजी, मैं मेहनत करूंगा। समय बीता। गोपाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह सूट बूट में ऑफिस जाता, बड़े लोगों से मिलता और शहर की चमक दमक में रम गया। हरिया को लगता उसका सपना सच हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे गोपाल की दुनिया बदलती गई, वह गांव कम आने लगा। पहले हर महीने आता था, फिर 6 महीने में एक बार और फिर साल में एक आध बार। एक दिन हरिया ने सुना कि गोपाल की शादी तय हो गई है। वह खुश हुआ, लेकिन उसे यह बात थोड़ी खटकी कि गोपाल ने उसे बताया तक नहीं। उसने गोपाल को फोन किया, बेटा तूने बताया क्यों नहीं? मैं भी तो आता शादी में। गोपाल ने हड़बड़ाते हुए कहा, बाबूजी, सब जल्दी जल्दी हुआ, आप चिंता मत करो, मैं बाद में आऊंगा। हरिया का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद बेटा व्यस्त है। शादी के बाद गोपाल और उसकी पत्नी रिया दिल्ली में एक आलीशान फ्लैट में रहने लगे। रिया एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जो गांव की जिंदगी से बिल्कुल अनजान थी। गोपाल ने उसे अपने गांव और बाप के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। वह नहीं चाहता था कि उसकी नई जिंदगी में पुरानी बातें कोई जगह लें। एक दिन हरिया को गोपाल की कंपनी का एक सहकर्मी मिलने गांव आया। उसने हरिया को बताया कि गोपाल अब कंपनी का बड़ा अफसर बन गया है। हरिया की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत गोपाल को फोन किया, बेटा मैं दिल्ली आ रहा हूं, तुझसे मिलने की बहुत इच्छा है। गोपाल ने टालने की कोशिश की, लेकिन हरिया ने जिद पकड़ ली। हरिया ने अपनी पुरानी धोती कुर्ता पहना, एक छोटा सा झोला उठाया और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। जब वह गोपाल के फ्लैट पर पहुंचा तो गेटमैन ने उसे रोक लिया। कौन हो? किससे मिलने आए हो? हरिया ने गर्व से कहा, मैं गोपाल का बाप हूं। गेटमैन ने ऊपर नीचे देखा और फोन पर गोपाल को सूचना दी। गोपाल नीचे आया। उसने अपने बाप को देखा, धूल भरी धोती, पुराने चप्पल और चेहरे पर गांव की सादगी। गोपाल को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने हरिया को एक तरफ ले जाकर कहा, बाबूजी, आप बिना बताए कैसे आ गए? मैं बहुत व्यस्त हूं। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुझसे मिलने का मन था, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन गोपाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, बाबूजी, आप गांव जाओ, यहां मेरी जिंदगी अलग है। मैं आपको नहीं जानता। ये सुनकर हरिया का दिल जैसे टूट गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप वापस गांव लौट गया। हरिया गांव लौटा, लेकिन उसका मन टूट चुका था। वह दिन रात गोपाल की बातों को याद करता। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, एक युवा पत्रकार, जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध गांव की कहानियों को इकट्ठा करने आया था। उसने हरिया की कहानी सुनी और उसका दर्द महसूस किया। अनिरुद्ध ने हरिया से कहा, चाचा, आपकी कहानी मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अनिरुद्ध ने हरिया की कहानी एक बड़े अखबार में छपवाई। उसने लिखा कि कैसे एक बाप ने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और कैसे बेटे ने उसे भुला दिया।
यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग हरिया के प्रति सहानुभूति जताने लगे। कुछ लोग गोपाल को खोजने लगे और उसकी कंपनी तक यह बात पहुंच गई। गोपाल को जब यह पता चला तो वह घबरा गया। उसकी कंपनी में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन अब उसे लगने लगा कि लोग उसकी असलियत जान गए हैं। रिया को भी यह बात पता चली। उसने गोपाल से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने अपने बाप को ठुकरा दिया? गोपाल ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रिया ने कहा, अगर यह सच है तो मुझे तुमसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गोपाल अब दो राह पर था। एक तरफ उसकी चमक दमक वाली जिंदगी थी, दूसरी तरफ उसका बाप, जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। वह रात रात भर सो नहीं पाता। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। कैसे हरिया उसे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाता था, कैसे वह रात को उसे कहानियां सुनाता था। एक रात गोपाल ने सपना देखा। सपने में वह अपने पुराने खेत में खड़ा था और हरिया उसे दूर से देख रहा था। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। गोपाल की नींद खुल गई। उसने फैसला किया कि वह गांव जाएगा और अपने बाप से माफी मांगेगा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि हरिया बीमार है। वह कई दिनों से बुखार में तप रहा था और गांव में कोई ढंग का डॉक्टर नहीं था। गोपाल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत हरिया को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। रिया को जब यह सब पता चला तो वह भी गांव पहुंची। उसने हरिया से मुलाकात की और उसकी सादगी से प्रभावित हो गई। रिया ने गोपाल से कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अब हमारे पास मौका है कि हम सब कुछ ठीक करें। रिया ने हरिया के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने का प्लान बनाया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। उसने गोपाल से कहा, यह स्कूल तुम्हारे बाप के नाम पर होगा। गोपाल को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी कंपनी से कुछ फंड जुटाए और स्कूल का काम शुरू कर दिया। हरिया को जब यह पता चला तो उसकी आंखें फिर नम हो गईं। लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही स्कूल का काम शुरू हुआ, गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि स्कूल की जमीन पर उनका हक है। यह जमीन वही थी जिसे हरिया ने पहले बेचा था और अब गोपाल ने वापस खरीदकर स्कूल के लिए दान कर दी थी। गांव में तनाव बढ़ने लगा। कुछ लोग गोपाल के पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ। अनिरुद्ध, जो पत्रकार था, ने फिर से इस मुद्दे को उठाया। उसने लिखा कि कैसे हरिया का सपना एक बार फिर खतरे में है। इस बार गोपाल ने ठान लिया कि वह अपने बाप के सपने को पूरा करेगा, चाहे जो हो जाए। वह गांव में एक सभा बुलाता है, जहां वह अपने दिल की बात सबके सामने रखता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने बाप को ठुकराया और अब वह उस गलती को सुधारना चाहता है। उसकी बात सुनकर गांव के कई लोग भावुक हो जाते हैं। गोपाल ने गांव की सभा में अपने दिल की बात रखी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसका पश्चाताप सबको छू गया। कई ग्रामीण, जो पहले गोपाल के खिलाफ थे, अब उसका साथ देने को तैयार हो गए। हरिया, जो अब अस्पताल से ठीक होकर गांव लौट चुका था, सभा के एक कोने में चुपचाप बैठा अपने बेटे को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या उसका बेटा इस बार सचमुच अपने वादे निभाएगा? सभा खत्म होने के बाद गोपाल ने हरिया को गले लगाया और कहा, बाबूजी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये स्कूल बनेगा, आपके नाम पर बनेगा। हरिया ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे की शांति बता रही थी कि उसे अपने बेटे पर फिर से भरोसा होने लगा था। अगले दिन जब गोपाल और रिया स्कूल की जमीन पर काम शुरू करने की योजना बना रहे थे, एक अनपेक्षित मेहमान उनके पास आया। यह था रमेश ठाकुर, वही व्यक्ति जिसने कई साल पहले हरिया से वह खेत खरीदा था। रमेश अब एक बड़ा कारोबारी बन चुका था और गांव में उसका काफी रुतबा था। वह उन रसूखदार लोगों में से था जो स्कूल के निर्माण का विरोध कर रहे थे। लेकिन उस दिन रमेश का रवैया कुछ अलग था। रमेश ने गोपाल से कहा, मैं तुम्हारी कहानी पढ़ चुका हूं गोपाल, और मैं हरिया चाचा को भी जानता हूं। उस जमीन के लिए मैंने उन्हें पैसे दिए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस खेत की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि एक बाप के सपनों में थी। रमेश ने आगे कहा, मैं तुम्हारे स्कूल के लिए न सिर्फ जमीन का दावा छोड़ रहा हूं, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए फंडिंग भी करूंगा।
गोपाल और रिया हैरान रह गए। यह एक ऐसा मोड़ था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। रमेश ने बताया कि उसकी बेटी, जो अब विदेश में पढ़ रही थी, भी चाहती थी कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रमेश की इस पेशकश ने स्कूल के निर्माण को नई गति दी। गांव में लोग अब गोपाल और रमेश के इस गठजोड़ की तारीफ करने लगे। लेकिन हर कहानी में शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे ही स्कूल का निर्माण शुरू हुआ, गांव के कुछ लोग, जो अभी भी गोपाल के खिलाफ थे, ने एक नई साजिश रची। उनका नेता था भैरों सिंह, एक स्थानीय नेता जो गांव की पंचायत में अपनी ताकत बनाए रखना चाहता था। भैरों को डर था कि अगर स्कूल बन गया तो गांव के लोग गोपाल और रमेश के प्रभाव में आ जाएंगे और उसका रुतबा कम हो जाएगा। भैरों ने चुपके से कुछ गुंडों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में स्कूल की नींव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक रात जब निर्माण का काम चल रहा था, कुछ लोग साइट पर आए और वहां रखे सामान को तोड़फोड़ दिया। सुबह जब गोपाल को यह पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन भैरों सिंह का प्रभाव इतना था कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस बीच अनिरुद्ध, वह पत्रकार जो हरिया की कहानी को दुनिया तक ले गया था, फिर से रामपुर लौटा। उसने स्कूल की साइट पर हुए नुकसान को देखा और गोपाल से मिला। अनिरुद्ध ने कहा, गोपाल, यह लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहता है। अनिरुद्ध ने अपनी पत्रकारिता का दम दिखाया और भैरों सिंह की साजिश को उजागर करने का फैसला किया। अनिरुद्ध ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर भैरों सिंह के गुंडों की गतिविधियों की गुप्त रिकॉर्डिंग की। उसने यह सबूत एक बड़े न्यूज चैनल को दे दिया। जल्द ही भैरों सिंह की करतूतें टीवी पर दिखाई जाने लगीं। गांव में हंगामा मच गया। लोग भैरों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दबाव बढ़ने पर पुलिस को मजबूरन भैरों और उसके गुंडों को गिरफ्तार करना पड़ा। स्कूल का काम फिर से शुरू हो गया। इस बार गांव के ज्यादातर लोग गोपाल और रिया के साथ थे। हरिया, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, स्कूल की साइट पर रोज आता और मजदूरों के साथ चाय पीता। एक दिन उसने गोपाल और रिया से कहा, बेटा, यह स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहां बड़े बुजुर्गों के लिए भी कुछ हो जो कभी पढ़ नहीं पाए। हरिया का यह विचार सबको पसंद आया। रिया ने तुरंत एक प्लान बनाया कि स्कूल में एक वयस्क शिक्षा केंद्र भी होगा, जहां गांव के बुजुर्गों को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। इस खबर ने गांव में एक नई उत्साह की लहर दौड़ा दी। कई बुजुर्ग, जो पहले स्कूल के निर्माण से बेपरवाह थे, अब इसके समर्थन में आ गए। लेकिन जैसे ही स्कूल का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा, एक नई समस्या सामने आई। स्कूल के लिए शिक्षकों की जरूरत थी, लेकिन गांव में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो स्कूल में पढ़ा सके। गोपाल और रिया ने शहर से शिक्षकों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर शिक्षक गांव में रहने को तैयार नहीं थे। तभी रिया को एक विचार आया। उसने कहा, क्यों ना हम गोपाल की कंपनी के उन कर्मचारियों को शामिल करें जो स्वेच्छा से कुछ समय के लिए गांव में पढ़ाने आ सकें। गोपाल ने इस विचार को अपनी कंपनी में रखा और कई युवा कर्मचारियों ने इसमें रुचि दिखाई। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शहर के लोग गांव की जिंदगी के लिए तैयार नहीं थे और कुछ ही हफ्तों में कई शिक्षक वापस लौट गए। इसी बीच गांव में एक नई शख्सियत ने कदम रखा। यह थी माया, एक युवा शिक्षिका जो पहले रामपुर में पढ़ चुकी थी, लेकिन बाद में विदेश चली गई थी। माया अनिरुद्ध की एक पुरानी दोस्त थी और उसने उसकी लिखी कहानी पढ़कर रामपुर लौटने का फैसला किया। माया ने कहा, मैं इस स्कूल को सिर्फ एक इमारत नहीं बनने दूंगी। ये एक ऐसी जगह होगी जहां सपने सच होंगे। माया ने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बल्कि उसने गांव के युवाओं को भी शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे स्कूल में शिक्षकों की कमी पूरी होने लगी। लेकिन माया के आने से भैरों सिंह के कुछ पुराने समर्थकों में फिर से बेचैनी शुरू हो गई। उन्हें डर था कि माया की लोकप्रियता उनके प्रभाव को और कम कर देगी। माया के आने से रामपुर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ स्कूल को मजबूती दी, बल्कि गांव के युवाओं में भी आत्मविश्वास जगाया। माया ने रात दिन मेहनत करके गांव के कुछ युवाओं को शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी
और जल्द ही स्कूल में स्थानीय शिक्षकों की एक छोटी सी फौज तैयार हो गई। इनमें से एक थी लक्ष्मी, एक ऐसी लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन माया की प्रेरणा से उसने न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा बल्कि दूसरों को पढ़ाने लायक भी बन गई। गोपाल और रिया ने माया के साथ मिलकर स्कूल को न केवल एक शिक्षण संस्थान बनाया बल्कि उसे गांव का दिल बना दिया। स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई, बुजुर्गों के लिए वयस्क शिक्षा केंद्र और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। रमेश ठाकुर ने न सिर्फ फंडिंग की बल्कि अपने कारोबारी दोस्तों को भी स्कूल के लिए संसाधन जुटाने में शामिल किया। स्कूल की इमारत अब चमक रही थी। रंग बिरंगे कमरे, एक छोटा सा पुस्तकालय और बच्चों के लिए खेल का मैदान। भैरव सिंह, जो स्कूल के खिलाफ साजिश रच रहा था, अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। अनिरुद्ध की पत्रकारिता और गांव वालों की एकजुटता ने उसका प्रभाव खत्म कर दिया। एक दिन भैरव खुद स्कूल की साइट पर आया। सभी को लगा कि वह फिर से कोई हंगामा करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने माया और गोपाल के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, मैंने गलत किया। मैंने अपने स्वार्थ के लिए गांव का भला नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो। हरिया, जो वहां मौजूद था, ने भैरव का हाथ पकड़ा और कहा, भैरव, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान है। भैरव ने स्कूल के लिए एक छोटी सी राशि दान की और वादा किया कि वह अब गांव के विकास में साथ देगा। इस घटना ने गांव में एकता की एक नई मिसाल कायम की। 1 साल बाद हरिया के नाम पर बना स्कूल, हरिया विद्या मंदिर, उद्घाटन के लिए तैयार था। उद्घाटन के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। गंगा के किनारे दिए जलाए गए, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और माया ने एक भावुक भाषण दिया जिसमें उसने हरिया के त्याग और गोपाल के पश्चाताप की कहानी सुनाई। गोपाल ने मंच पर अपने बाप का हाथ थामा और कहा, बाबूजी, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जिंदगी का असली मतलब समझाया। यह स्कूल आपका सपना है और अब यह पूरे रामपुर का गर्व है। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने गोपाल को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा खेत बेचने का मोल चुका दिया। रिया, जो अब गांव की बहू बन चुकी थी, ने हरिया को वादा किया कि वह और गोपाल हर साल कुछ समय गांव में बिताएंगे ताकि स्कूल और गांव का विकास कभी न रुके। उद्घाटन के बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे हंसते खेलते स्कूल आते, बुजुर्ग किताबें खोलकर नई शुरुआत करते और युवा अपने कौशल से गांव को नई दिशा दे रहे थे। अनिरुद्ध ने इस पूरी कहानी को एक किताब में समेटा जिसका नाम रखा गया खेत का मोल। यह किताब देश भर में छपी और लोगों के लिए प्रेरणा बनी। हरिया अब हर सुबह स्कूल के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, जहां बच्चे उसे दादाजी कहकर बुलाते। वह उनकी कहानियां सुनता, उन्हें अपनी जवानी के किस्से सुनाता और गंगा की लहरों को देखकर मुस्कुराता। गोपाल और रिया अब हर महीने गांव आते और हर बार हरिया को गर्व होता कि उसका बेटा न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि एक अच्छा इंसान भी बना। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक मिसाल था कि प्यार, त्याग और एकजुटता से कोई भी सपना सच हो सकता है। और इस तरह हरिया का सपना, जो एक खेत बेचने से शुरू हुआ था, पूरे गांव की रोशनी बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।